Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the class. Today we are going to discuss about the cancer. First we will define what is cancer. Cancer is abnormal growth of the cells in which cell proliferate in an uncontrolled way. जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है कि जो नॉर्मल सेल डिवीजन है उसमें सेल्स डिवाइड हो रहे हैं और जब कभी कोई सेल जो है वो डैमेज हो जाता है तो वो डैमेज सेल या फिर रिपेयर हो जाएगा। अगर रिपेयर नहीं होता तो उसकी अपोप्टोसिस हो जाती है, सेल डेथ हो जाती है। लेकिन जो कैंसर सेल डिवीजन है उसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि जो डैमेज सेल्स हैं वो ना ही रिपेयर होते हैं और ना ही उनकी अपोप्टोसिस होती है। उसमें जो कंट्रोल था वो खत्म हो गया था, जिसकी वजह से सेल्स जो हैं वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड होना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से कैंसर जो है वो डेवलप हो रहा होता है। कैंसर इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स क्रैब एंड क्रैब का वर्ड जो है इसकी क्या रिजेम्बलेंस है कैंसर सेल्स से। तो क्रैब जो है जैसा कि आपको पता है कि उसके अपेंडेजेस डिफरेंट अराइज हुए हुए होते हैं। तो जैसा आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा होगा कि जो रेडिश कलर के सेल्स हैं इनसे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अराइज हुए हुए हैं जो कि हेल्दी सेल्स के अराउंड रैप हुए हुए हैं। तो इनकी रिजेम्बलेंस जो है वो क्रैब से मिलती जुलती है कैंसर सेल्स से। उसी मुनासबत से इनको कैंसर का नाम जो है वो दिया जाता है। कैंसर्स जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं। जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। वो उनके अंदर एबिलिटी नहीं होती कि वो मेटास्टेज कर सके, एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो सके। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं दे हैव द एबिलिटी टू मेटास्टेज, वो मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करके दूसरी जगह पे जाके वो मेटास्टेज कर सकते हैं। वो जो डिजीज है वो दूसरे एरिया तक भी स्प्रेड कर सकते हैं। एंड व्हाट आर द काजेज ऑफ द कैंसर्स? तो कैंसर की काजेज की बात की जाए तो इसकी दो तरह की काजेज होती हैं। एक फर्स्ट जो आ जाती है वो इनहेरिटेड हैं और सेकंड जो है वो स्पोरेडिक हैं। इनहेरिटेड जो हैं वो फैमिली के अंदर कैंसर जो है फैमिली के अंदर ट्रांसफर हो रहा होता है। कुछ इस तरह की डिजीजेस हैं जो कि फैमिली के अंदर रन हो रही होती है। और दूसरी तरह की कैंसर जो हैं वो स्पोरेडिक हैं या इन्वायरमेंटल हैं कि जिसमें कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस कैंसर कॉज करने के लिए। कुछ जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं उसमें कुछ जो भी रेडिएशंस हैं, केमिकल्स हैं, स्मोकिंग, वायरसेस हैं कुछ जिस तरह हेलिकोबैक्टर पायलोरी है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, एब्स्टेन बायो वायरसेस हैं। ये डिफरेंट वायरसेस हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग कैंसर। तो ये जो वायरसेस हैं ये किस तरह से कैंसर काज करते हैं इनको हमने इन डिटेल डिस्कस करना है, जिसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है। उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया कि किस तरह से वायरसेस जो हैं वो कैंसर काज कर रहे होते हैं। तो इसमें जो है अगर हम बात करें हेरिडिटी की, तो हेरिडिटी के कम चांसेस होते हैं या कम परसेंटेज है कैंसर कॉज करने में, लेकिन जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनकी परसेंटेज ज्यादा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कैंसर्स जो हैं वो दो तरह के हैं, एक इनहेरिटेड कैंसर्स होते हैं और एक स्पोरेडिक कैंसर होते हैं। तो इनहेरिटेड कैंसर जो हैं कि जो कि फैमिली के अंदर ट्रांसफर हो रहे होते हैं वो तकरीबन कोई 5 to 10% हैं और उनमें म्यूटेशन जो है वो जर्म लाइन में म्यूटेशन होती है। और जो कैंसर सेल्स दूसरी तरह का जो कैंसर है वो स्पोरेडिक है जो कि 80 to 90% जो है पेशेंट्स जो हैं उनमें स्पोरेडिक कैंसर होता है। और स्पोरेडिक कैंसर भी आगे स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है और इंड्यूस्ड भी हो सकता है।
तो इसमें देखें कि जो इनहेरिटेड है उसमें म्यूटेशन जो है किसी भी जीन के अंदर वो बाय बर्थ होती है और उस तरह से स्लोली जो है वो फर्दर उसकी प्रोग्रेशन हो रही होती है। लेकिन अगर हम स्पोरेडिक कैंसर की बात करें तो इनहेरिटेड जो कैंसर आ जाता है वो तो मेडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो कर रहा होता है कि जिसमें हम कहते हैं कि फॉल्टी कोई भी जो जीन है बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। लेकिन स्पोरेडिक कैंसर की बात करें तो वो मेडेलियन जेनेटिक्स को फॉलो नहीं कर रहा होता, क्योंकि इसमें कोई भी जो म्यूटेशन है वो बाद में जाके किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, किसी रेडिएशन की वजह से, वायरस की वजह से, टोबैको की वजह से, ओबेसिटी की वजह से या कोई और फैक्टर्स हो सकते हैं कि जिसकी वजह से ये कैंसर हो रहा होता है स्पोरेडिक कैंसर, जो कि रिस्पॉन्सिबल जिसके लिए उसकी जो जीन्स थी बाय बर्थ वो तो नॉर्मल थी, लेकिन बाद में जाके कुछ ऐसी म्यूटेशंस आई जीन के अंदर कि जिसकी वजह से ये कैंसर जो है वो डेवलप हुआ। तो इसमें पहले जो था काफी पहले तक किसी को पता नहीं था कि ये जो कैंसर होता है वो उसके एजेंट्स तो पता थे कि ये वायरसेस की वजह से, रेडिएशंस की वजह से हो रहा होता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये सेल के अंदर जाके उसके जेनेटिक मेकअप को चेंज कर लेता है और जेनेटिक मेकअप चेंज होने की वजह से ये कैंसर हो रहा होता है। लेकिन 1980s और 1990s में इसके ऊपर जो है वो काम शुरू हुआ कि कुछ पेशेंट्स के अंदर देखा गया कि जिनके अंदर कुछ डिजीज के उनके क्रोमोसोम्स की कुछ जो जीन्स थी वो मिसिंग थी या उनका पार्ट मिसिंग था। तो सारे पेशेंट्स के अंदर उन्हें एक ही तरह का जब वो मिसिंग मिला तो उन पे फर्दर वर्क शुरू हुआ कि ये चीज स्टडी करना शुरू किया उन्होंने कि कौन सी पर्टिकुलर जीन है जो कि इस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फैमिलीज के अंदर भी हेरिटेबल भी होता है, ये रन करता है। तो एक अनअफेक्टेड जो कैरियर मदर और फादर हैं उनके अंदर जो है वो 25% चांसेस हैं कि उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो उनका बच्चा होगा वो अनअफेक्टेड हो। 50% चांसेस हैं कि वो अनअफेक्टेड कैरियर चाइल्ड को उनकी बर्थ हो और 25% चांसेस ऐसे हैं कि जो उनका बच्चा हो वो इफेक्टेड हो। तो उसके बाद जाके पता चला कि ये जो कैंसर है 1980s और 1990s के बाद कि ये कैंसर जो वो इनहेरिटेड है। तो कैंसर जितने भी होते हैं वो इनहेरिटेड बेशक ना हो, बट ऑल कैंसर्स आर जेनेटिक इन नेचर। जितनी भी कैंसर्स हैं वो जेनेटिक बेसिस होती है उनकी कि उनका जो जेनेटिक मेकअप है वो ऑल्टर हो जाता है और जेनेटिक मेकअप ऑल्टर होने की वजह से वो कैंसर जो है वो डेवलप हो रहा होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैंसर अराइज ड्यू द ऑल्ट्रेशन इन द जीन्स, कि जीन्स में ऑल्ट्रेशन की वजह से ही कैंसर हो रहा होता है। अब जो कैंसर जो है उसके एजेंट्स हमने डिस्कस पहले भी किए थे कि कुछ एक्सोजीनियस एजेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ एंडोजीनियस एजेंट्स भी हो सकते हैं। एंडोजीनियस एजेंट्स जो हैं उसमें कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी होती हैं, जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान एटीपी की प्रोडक्शन हो रही होती है और कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी बन रही होती है। और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो मैक्रो मॉलिक्यूल को डैमेज कर सकें। प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, डीएनए हैं। तो उनके अंदर जो एंडोजेनियस एजेंट्स हैं उसमें जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हैं उनके अंदर भी एबिलिटी होती है कि वो डीएनए को डैमेज कर सकती हैं। अब जो डीएनए डैमेज हो गया है तो वो डीएनए डैमेज जो है वो अगर रिपेयर हो जाता है, नॉर्मली जो नॉर्मल पर्सन्स हैं उनके अंदर तो रिपेयर हो जाता है तो उसमें कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन जिसमें क्या हो जाता है कि कुछ जीन्स जो हैं उनके मेकअप अगर अल्टर हो जाए तो उनके अंदर वो रिपेयर मैकेनिज्म जो है वो वर्क करना स्टॉप हो जाता है और जिसकी वजह से कैंसर का प्रोग्रेशन जो है वो हो रही होती है। जिस तरह से सोमैटिक म्यूटेशन के अंदर और जर्म लाइन म्यूटेशन दोनों के अंदर ये बात हो रही होती है कि इसमें एपिजेनेटिक अल्ट्रेशन आ जाती है। एपिजेनेटिक चेंज हम कह रहे होते हैं कि जब हम डीएनए के सीक्वेंस के अंदर चेंज नहीं कर रहे होते लेकिन उसके स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ऐसी चेंजिंग लेके आ जाते हैं। तरह डीएनए मिथाइलेशन है। डीएनए मिथाइलेशन जब हो गई है तो फॉल्टी जीन एक्सप्रेस और ट्रांसलेट ही नहीं होगी। जब एक्सप्रेस और ट्रांसलेट नहीं होगी, फॉल्टी प्रोटीन ही बनेगी, तो वो जीन्स जो है वो
कोई आगे फर्दर प्रोग्रेशन भी नहीं करेगी कैंसर की। लेकिन अगर अब इन जीन्स के अंदर अगर म्यूटेशन आ जाती है तो उन म्यूटेशन की वजह से कैंसर जो है वो डेवलप हो रहा होता है। लेकिन जितनी टाइप के कैंसर हैं वो जीन्स के अंदर ऑल्ट्रेशन की वजह से ही डेवलप हो रहे होते हैं। इसके अंदर जीन्स का एक अलग से लेक्चर है, उसको मैंने वो किया हुआ है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी जीन्स हैं जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कैंसर जो है वो लॉस ऑफ सेल साइकिल कंट्रोल की वजह से हो रहा होता है कि सेल के अंदर डिफरेंट चेक पॉइंट्स होते हैं और उन चेक पॉइंट से वो सेल को नेक्स्ट चेक पॉइंट पे उसी वक्त भेजेगा कि जब उसे लगेगा कि इस सेल के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है। अगर वो फील करता है कि इसके डीएनए के अंदर कोई मसला है या कोई और फॉल्ट है उस सेल के अंदर, तो वो नेक्स्ट कुछ जीन्स ऐसी होती हैं, प्रोटीन्स ऐसी होती हैं कि जो कि स्टॉप कर लेती हैं सेल्स को उसी स्टेज के अंदर, उसको नेक्स्ट स्टेज पर जाने नहीं देती। तो उसको उधर ही स्टॉप कर लेती हैं। जिस तरह से कुछ प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं, ऑन्कोजीन्स हैं या डीएनए रिपेयर जीन्स हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल बताऊंगी कि किस तरह से वो प्रिवेंट कर रही होती है। तो ये इधर ही सेल को स्टॉप कर लेती हैं और सेल जो है वो डिवाइड नहीं होता, या फिर उसकी अपोप्टोसिस हो जाती है, तो या फिर डीएनए रिपेयर हो जाता है। लेकिन जब लॉस हो जाता है सेल साइकिल कंट्रोल का, तो उसकी वजह से उसकी वजह से कैंसर जो है वो डेवलप हो रहा होता है। फर्स्ट चीज तो हमने पढ़ी कि सेल साइकिल कंट्रोल के लॉस की वजह से कैंसर हो रहा होता है। सेकंड चीज ये है कि जो टीलोमेयर की लेंथ है, that is also responsible for the progression of the cancer. And how it is responsible in the progression of the cancer, as you can see in the diagram that there is the reddish sequence is present at the tips of the chromosomes, and this sequence is known as telomeres. So ये जो टीलोमेयर्स हैं, ये टीलोमेयर्स जो हैं ये सेल की टिप्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, और एवरी टाइम जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो ये टिप्स शॉर्ट हो रही होती हैं। जैसा कि आपको फर्स्ट सेल आपको नजर आ रहा है कि इसमें टीलोमरेज एब्सेंट है और ये इसके डिवीजन हो रही है, और लास्ट डिवीजन में आपको नजर आ रहा है कि सेल्स जो हैं वो स्टॉप हो गए हैं, वहां इसके आगे इनको वो डिवाइड नहीं करेंगे। जिस तरह से हमारे कुछ मसल सेल्स हैं, न्यूरॉन्स के सेल्स हैं, वो जब एक हद तक ग्रो कर जाते हैं तो वो स्टॉप हो जाते हैं, उसके बाद वो ग्रो नहीं कर रहे होते। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होते हैं कि जिनको कंटिन्यूसली डिवाइड होना होता है। जब उनको कंटिन्यूसली डिवाइड होना होता है तो वो फिर किस तरह से डिवाइड होते हैं? उन सेल्स के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे टीलोमरेज का नाम दिया जाता है। टीलोमरेज एक्टिव होता है। अगर हम फर्स्ट वाले सेल्स की बात करें कि जिसमें मैंने कहा था कि सेल डिवीजन स्टॉप हो जाती है, तो उसमें टीलोमरेज एंजाइम टर्न ऑफ होता है, जिसकी वजह से उनकी डिवीजन जो है वो एक हद तक जाके स्टॉप हो जाती है। लेकिन ये जो सेल्स हैं, जिस तरह स्पर्मेटोगोनिया है, ओगोनिया है, ब्लड वेसल्स हैं, कैंसर सेल्स हैं, इनके अंदर जो टीलोमरेज हैं वो टर्न ऑन होता है, और उनके टर्न ऑन होने की वजह से ये एंजाइम टीलोमेयर की सीक्वेंस को शॉर्ट नहीं होने देता। टीलोमेयर इज बेसिकली अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, इट इज अ कंजर्व्ड सीक्वेंस। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इसमें ये सीक्वेंस जो है TAGGG ये सीक्वेंस है, और ये कंजर्व्ड सीक्वेंस है। ये ह्यूमन बीइंग के अंदर ये सीक्वेंस होगा। अगर हम बैक्टीरिया की या किसी और स्पीशी की बात करें तो उसका अपना जो है वो टीलोमेयर सीक्वेंस होगा। तो ये सीक्वेंस जो है इसके थाउजेंड्स ऑफ रिपीट्स आर प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। और जब ये सीक्वेंस जो है ये इसमें एवरी डिवीजन के बाद जब ये सीक्वेंस शॉर्ट हो रहा होता है तो टीलोमरेज एंजाइम इस सीक्वेंस के अंदर आके न्यूक्लियोटाइड के एडिशन कर रहा होता है। जैसा कि आपको इस डायग्राम के बॉटम में नजर आ रहा है कि टीलोमरेज एंजाइम उन्होंने दिखाया हुआ है कि टीलोमरेज कंसिस्ट कर रहा होता है प्रोटीन्स पे और आरएनए पे, और आरएनए का जो सीक्वेंस होता है वो कंप्लीमेंट्री होता है उस जो टीलोमेयर सीक्वेंस होती है उसके कंप्लीमेंट्री होता है। और ये जो आरएनए होता है टीलोमरेज एंजाइम के अंदर, ये एज अ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस एक्ट कर रहा होता है, एज अ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस एक्ट करता है।
और प्राइमर के तौर पर एक्ट करता है, और यहाँ पे फिर आके न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन हो रही होती है, और टेलोमेरेज यहाँ पे टर्न ऑन होता है। और कैंसर सेल्स के अंदर भी यही होता है कि ये जो एंजाइम्स है ये टर्न ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से टेलोमेयर्स की लेंथ शॉर्ट नहीं हो सकती। और जब भी सेल्स के अंदर अगर टेलोमेयर्स की लेंथ अगर शॉर्ट नहीं होगी तो सेल्स जो है वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड करेंगे। तो जो टेलोमेयर्स की लेंथ है वो भी कैंसर को डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। इसमें कैंसर जो है वो डेवलप होने में मेनी इयर्स लग जाते हैं, वो एकदम से कैंसर जो है वो डेवलप नहीं हो रहा होता। डायग्राम के अंदर आपको बॉटम में अगर देखें तो इसमें 20 to 22 इयर्स के बाद जाके इसके सिम्टम्स जो है वो अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं कैंसर सेल्स की, कि इसमें डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है कि जो कैंसर सेल्स हैं वो दूसरे सेल्स से डिफरेंट नजर आ रहे हैं, कि वो आपको येलोइश से कलर के नजर आ रहे होंगे कि इनकी अपीयरेंस क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, सेल साइकिल लॉस हो जाता है, हेरिटेबिलिटी होती है इनके अंदर की, जो इनके अंदर फिनोटिपिक या जीनोटिपिक वेरिएशन होती है वो नेक्स्ट सेल्स के अंदर भी उसी तरह से ट्रांसफर कर रहे होते हैं। ट्रांसप्लांटेबिलिटी होती है कि इसमें जो इमेच्योर सेल्स हैं वो उनकी फ्लडिंग हो रही होती है, और डी डिफरेंशिएशन इसमें इमेच्योर सेल्स की फॉर्मेशन हो रही होती है, और ज्यादातर लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है कि आमतौर पर सेल्स अगर डैमेज हो जाते हैं तो वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन करते हैं ताकि वो दूसरे सेल्स के साथ जाके टच ना हो और वो सेल प्रोलिफरेट या ग्रो ना कर सके। लेकिन जो कैंसर सेल्स हैं उनमें लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है, वो किसी जगह पे जाते हैं और वहां पे सेल्स के साथ मिलके वहां पे ट्यूमर फॉर्म कर रहे होते हैं, प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं, उनकी ग्रोथ करवा रहे होते हैं और एंजियोजेनेसिस करवा रहे होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड वेसल्स बने और उनको फ्लूइड ब्लड जो है वो सप्लाई हो, और वो इसी तरह से कुछ इन्वेसिवनेस म्यूटेशन रेट इनका इंक्रीज हो जाता है और उनके अंदर एबिलिटी होती है कि मेटास्टेसिस। यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं कैंसर और नॉर्मल सेल्स के दरमियान, और ये नॉर्मल सेल, कैंसर सेल्स और कैंसर स्टेम सेल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बताई हुई हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।